Hello everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Hygiene Institute. Today I will discuss about the topic Schedule M, which is related to the subject Pharmaceutical Jurisprudence for B Pharm third year student. Schedule M is the subtopic of Unit 2nd Drugs and Cosmetic Act 1940 and its rule 1945. So, in this PowerPoint presentation, I will discuss some topics like Introduction of Schedule M, Parts of Schedule M, Part 1 Good Manufacturing Practices for Premises and Materials, and References. Schedule M stands for GMP. GMP का मतलब होता है Good Manufacturing Practices. मीन्स कि जब भी हम लोग किसी भी तरीके की ड्रग, कॉस्मेटिक या किसी भी तरीके के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस केस में क्या क्या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, ये सारी चीज़ें हम लोग जीएमपी के अंदर डिस्कस करते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ शेड्यूल एम. इंट्रोडक्शन क्या है? बेसिकली शेड्यूल एम का द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मैन्युफैक्चरर इज़ टू इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट. जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो किसी भी तरीके के ड्रग्स या कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स का ही प्रोडक्शन करे. These quality objectives can be achieved by GMP and hence they were implemented as Schedule M in 1988. ये जो भी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये जीएमपी के अंतर्गत ही अचीव्ड होती हैं, क्योंकि जीएमपी का मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. तो अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को लेकर आएगा और उनको फॉलो अप करेगा तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को ही प्रिपेयर करेगा. तो ये जो जीएमपी की टेक्निक्स हैं इनको इम्प्लीमेंट किया गया है शेड्यूल एम के अंतर्गत, और जो शेड्यूल एम है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1988 में. The Schedule M has given again amendment in a major way by the Drugs and Cosmetic Act 8th Amendment Rule 2001 and Embarrass 20. Introduction of Schedule M. The basic responsibility of a manufacturer is to ensure the production of quality products. जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी मैन्युफैक्चरर की, जो किसी भी तरीके के ड्रग्स, कॉस्मेटिक या प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर करता है इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स का ही प्रोडक्शन करे. These quality objectives can be achieved by GMP and hence they were implemented as Schedule M in 1988. ये जो भी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये अचीव किए जाते हैं बाय द जीएमपी, क्योंकि जीएमपी का मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. तो उसको फॉलो अप करके जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं कोई भी मैन्युफैक्चरर उनका प्रोडक्शन कर पाता है, और इसको इम्प्लीमेंटेटेड किया गया था शेड्यूल एम के अंदर, जो कि 1988 में आया था. The Schedule M has given again amendment in a major way by the Drugs and Cosmetic Act 8th Amendment Rule 2001 and Embarrassings 71, 74, 76 and 78 under Drugs and Cosmetic 1995. Schedule M is good manufacturing practices and requirement of premises, plant and equipment for pharmaceutical product. अगर हम लोग शेड्यूल एम की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस रिक्वायरमेंट किसी भी प्रीमाइसेस के लिए, प्लांट के लिए, इक्विपमेंट के लिए जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं. शेड्यूल एम इज़ ए पार्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940. शेड्यूल एम जो होता है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में जो आया था उसका एक पार्ट होता है. इसको फर्दर हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, M1, M2 और M3. तो शेड्यूल M1 की अगर हम बात करें उसमें होता है रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक प्रिपरेशन. जो भी होम्योपैथिक प्रिपरेशंस होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या फैक्ट्री प्रीमाइसेस रिक्वायरमेंट होती हैं, इसकी स्टडी हम लोग शेड्यूल M1 के अंदर करते हैं. नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल M2. इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक. जो भी कॉस्मेटिक्स होते हैं अगर हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं
तो उनके लिए क्या क्या फैक्ट्री प्रीमाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है, इसका डिस्कशन हम लोग शेड्यूल M2 के अंदर करते हैं। और लास्ट वन है शेड्यूल M3। इसमें हम लोग रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइस, जो भी मेडिकल डिवाइसेस होती हैं जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, तो इनकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके लिए क्या क्या फैक्ट्री प्रीमाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है, इसकी स्टडी हम लोग शेड्यूल M3 के अंडर करते हैं। पार्ट्स ऑफ शेड्यूल एम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पार्ट 1 जो होता है उसमें हम लोग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर प्रेमाइसेस एंड मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 का जो ए पार्ट होता है उसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट, पेरेंटल प्रिपरेशन एंड स्टेराइल ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के बारे में डिस्कस किया जाता है। पार्ट फर्स्ट का जो बी होता है उसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ सॉलिड डोजेस फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। पार्ट फर्स्ट का जो सी पार्ट होता है उसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ ओरल लिक्विड्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। पार्ट 1 का जो डी पार्ट होता है उसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ टॉपिकल प्रोडक्ट्स के बारे में बात की जाती है। पार्ट फर्स्ट का जो ई पार्ट होता है उसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिटेड डोजेड इनहेलर्स, जिसको हम लोग MDI भी बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। और पार्ट फर्स्ट का जो एफ पार्ट होता है उसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, बल्क ड्रग्स के बारे में बात की जाती है। और जो पार्ट सेकेंड होता है उसमें रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो ये सारे जो होते हैं ये शेड्यूल M के पार्ट्स हैं। शेड्यूल M स्टैंड्स फॉर GMP। GMP का मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर प्रीमाइसेस एंड मटेरियल्स। उसके लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है जनरल रिक्वायरमेंट। जनरल रिक्वायरमेंट के अंडर हम लोग एरिया, कंस्ट्रक्शन, वाटर सप्लाई और वेस्ट डिस्पोजल के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है लोकेशन एंड एनवायरनमेंट। मतलब जहाँ पे भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश होती है उसकी लोकेशन या एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। बेसिकली जो इन्वायरमेंट होता है वो कंटामिनेटेड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए या स्मोक वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर ड्रेन्स होते हैं तो वो ओपन अप ड्रेन्स होनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग एंड प्रीमाइसेस। जो भी बिल्डिंग या प्रीमाइसेस डिज़ाइन की जाती है या कंस्ट्रक्ट की जाती है उसको देखा जाता है कि उसमें प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन्ड है या नहीं। तो उसको देखने के बाद ही हम किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं। नेक्स्ट है वाटर। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वाटर की बात करें तो जो भी ड्रग्स या कॉस्मेटिक हम प्रिपेयर करते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास प्यूरिफाइड वाटर होना चाहिए जो कि फार्माकोपिकल स्टैंडर्ड्स के अंडर ही स्टैब्लिश किया गया हो। और जो भी पोर्टेबल वाटर होता है उसका यूज़ हम लोग किसी भी तरीके की क्लीनिंग पर्पस के लिए कर सकते हैं। आइदर वाटर के स्टोरेज को हम लोग सूटेबल कंडीशंस में ही करेंगे ताकि उसमें किसी भी तरीके का माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर डिस्पोजल। मतलब जो भी वाटर हमारा क्लीनिंग पर्पस के थ्रू में यूज़ होता है उसको जब डिस्पोज करेंगे हम लोग या जो भी अदर डिस्पोजेबल मैटर्स होंगे उन्हें हम किस तरीके से डिस्पोज करेंगे। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सीवेज कंडीशंस होती है या ड्रेनेज कंडीशंस होती हैं जिनके थ्रू हम जो भी हमारे पास अननेसेसरी वाटर होता है उसको हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं। आइदर अगर हम लोग बायोलॉजिकल वेस्टेज की बात करते हैं तो उनको हम लोग जो भी बायोमेडिकल वेस्टेज डिस्पोजेबल रूल है 1999 के अंदर, उसके अंडर हम लोग जो भी टॉक्सिक्स या केमिकल्स हैं उनको हम लोग प्रॉपरली सेग्रीगेट करके ही वाटर को क्या करेंगे डिस्पोज करेंगे। ऐसे ही हम किसी भी वाटर को डिस्पोज नहीं कर देंगे। उसमें से जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं पहले हम उसको अलग हटा लेंगे, उसके बाद ही हम वाटर को डिस्पोज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेयर हाउसिंग एरिया। वेयर हाउसिंग एरिया के अंदर फर्स्ट पॉइंट है एडिक्वेट एंड कैटेगराइज एरिया। मतलब कि हमारे पास जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको हम लोग पार्ट्स वाइज डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल का एक एरिया हो जाएगा, उसके बाद जब हम सैम्पल्स बनाएंगे तो उसका एक एरिया हो जाएगा, उसके बाद
जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होंगे हमारे उसका एक एरिया होगा, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होंगे उनका एक एरिया होगा, मशीन के जो चेंजेस पार्ट होंगे उनका एक एरिया होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोग एरियाज बना लेते हैं, जिसे हम लोग वेयर हाउसिंग एरियाज बोलते हैं। गुड स्टोरेज ऑफ हैजार्ड, टॉक्सिक, एक्सप्लोजिव केमिकल्स एंड एब्यूजिव केमिकल्स। उसके अलावा जो भी हमारे पास ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि टॉक्सिक हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम जब भी प्रिपरेशंस करते हैं तो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी हम उसमें यूज़ करते हैं, या कोई ऐसे केमिकल्स जो कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में हैं, तो उनके स्टोरेज के लिए हमारे पास अलग से एक एरिया होना चाहिए। वेयर हाउसिंग एरिया में नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेट डिस्पेंसरीज फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, स्टेरॉयड हार्मोन, साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस के लिए अलग अलग डिस्पेंसरीज होती हैं। और लास्ट पॉइंट है एसेप्टिक मेंटेनेंस, प्रिवेंशन ऑफ रोडेंट्स एंड कंडक्टिंग रेगुलर इंस्पेक्शन। मतलब हमारे पास एसेप्टिक मेंटेनेंस होना चाहिए, और जो भी रोडेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनके लिए प्रिवेंशन होना चाहिए, और रेगुलरली हम लोग इंस्पेक्शन को कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एंसिलरी एरिया। एंसिलरी एरिया एक ऐसा एरिया होता है जो कि अदर देन वेयर हाउसिंग एरिया होता है। मतलब इसमें बेसिकली हम लोग रेस्ट रूम्स की या वॉशरूम्स की या क्लीनिंग रूम्स की बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एडिक्वेट सेपरेट स्पेस फॉर रेस्ट रूम, रिफ्रेशमेंट रूम, वॉशरूम सेपरेट फ्रॉम मेल एंड फीमेल्स। हमारे पास जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे एक सेपरेट रेस्ट रूम होना चाहिए या रिफ्रेशमेंट रूम होना चाहिए जो भी वर्कर्स हैं उनके लिए, और जो वॉशरूम्स होंगे वो मेल और फीमेल्स के लिए सेपरेट होने चाहिए। सेपरेट एनिमल हाउस अवे फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया, और एनिमल हाउस हमारे पास होना चाहिए जो कि मैन्युफैक्चरिंग एरिया से बिल्कुल ही दूर होना चाहिए। चेंज रूम्स विथ रिटर्न इंस्ट्रक्शन ऑफ डिसइंफेक्शंस। अगर कोई भी ऐसे पर्सन हैं जो कि डिसइंफेक्शंस हैं, या जिसको कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स पे वर्क कर रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए जो चेंजिंग रूम होगा वो सेपरेटेड होगा, और वहाँ पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन लिखे रहेंगे। सेपरेट एरिया फॉर वर्कशॉप, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, स्टोरेज ऑफ स्पेयर्स। और हमारे पास जो भी वर्कशॉप होंगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उनके सेपरेट सेपरेट एरियाज़ में होंगी, या फिर जो भी डिपार्टमेंट होंगे वो भी अलग अलग एरियाज़ में होंगे। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एरिया। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जब भी हम रॉ मटेरियल स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से हमारे जो भी ड्रग या कॉस्मेटिक हम बना रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग होना स्टार्ट होती है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है लॉजिकल फ्लोज ऑफ मटेरियल्स। मतलब जो भी मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं उनका लॉजिक वाइज फ्लो होना चाहिए। नेक्स्ट है डेडिकेटेड एरिया फॉर सेंसिटिव बायोलॉजिकल एंड पोटेंट सब्सटेंस। अगर हम लोग कोई भी ऐसे सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं, ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं या सेंसिटिव प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड एरिया होना चाहिए। एडिक्वेट फैसिलिटी शुड नॉट बी इंटरप्टेड बाय मेंटेनेंस। और हमारे पास ऐसी एडिक्वेट फैसिलिटी होनी चाहिए कि हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की मिसमैचिंग ना हो, तो इंटरप्शन किसी भी तरीके का ना हो किसी भी सेक्शन में, उसके लिए हमारे पास एडिक्वेट फैसिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल एरिया। क्वालिटी कंट्रोल एरिया का ये मतलब होता है कि जो भी हम ड्रग या कॉस्मेटिक बना रहे हैं उसकी क्वालिटी को कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रख सकते हैं। तो क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो एरिया होता है उसे हम लोग क्वालिटी कंट्रोल एरिया बोलते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है टू परफॉर्म टेस्ट फॉर कंट्रोलिंग क्वालिटी, एडिक्वेट एरिया फॉर प्रिवेंटिंग क्रॉस कंटामिनेशन। जो भी हम लोग ड्रग या कॉस्मेटिक प्रिपेयर करते हैं उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्वालिटी कंट्रोल एरिया के अंतर्गत करते हैं। और इसमें हम लोग ये चीज़ भी देखते हैं कि किसी भी तरीके का क्रॉस कंटामिनेशन ना हो जाए। एयर लॉक एंड लेमिनार एयर फ्लो फैसिलिटी फॉर माइक्रोबियल लैब। मतलब जो भी माइक्रोबायोलॉजी लैब्स होती हैं हमारी या माइक्रोबियल लैब्स होती हैं उनके लिए एयर लॉक सिस्टम होता है या फिर लेमिनार एयर फ्लो होता है, ताकि उनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे किसी भी तरीके का कंटामिनेशन ना हो पाए। क्वालिटी कंट्रोल एरिया का लास्ट पॉइंट है सेपरेट एरिया फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, स्टोरेज ऑफ रेफरेंसेस, टेस्ट सैंपल्स एंड एडिक्वेट इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब हमारे पास जो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम लोग सेपरेट एरियाज़ में रखते हैं, और जो भी हमारे पास रेफरेंस या टेस्ट सैंपल्स होते हैं या फिर एडिक्वेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके लिए भी अलग अलग एरियाज़ होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल। पर्सनल बेसिकली वो पर्सन्स होते हैं जो कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वर्क करते हैं, तो उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या उनके पास क्या टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ विद एक्सपीरियंस इन डोजेज फॉर्म मैन्युफैक्चर्ड। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जब हम ड्रग्स की या कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहाँ पे क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए जिसके पास डोजेस की मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल शुड बी डन बाय कॉम्पिटेंट स्टाफ। जो भी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स होते हैं वो किसी भी कॉम्पिटेंट स्टाफ के थ्रू ही किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्कर्स प्रपोर्शनल टू वर्कलोड। मतलब जो भी वर्कर्स होते हैं उनको उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही वर्कलोड प्रोवाइड किया जाता है। लास्ट पॉइंट है एसओपीज शुड बी प्रोवाइडेड टू स्टाफ, ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड। मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है वो हर तरीके के स्टाफ्स को प्रोवाइड किया जाता है और उसी को पढ़ के सारे लोग जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स को फॉलो अप करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में जहाँ पे भी अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है तो वो सारी ट्रेनिंग स्टाफ को प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ, क्लोथिंग एंड सैनिटेशन ऑफ वर्कर्स। जो भी वर्कर्स होते हैं उनकी हेल्थ, क्लोथिंग और सैनिटेशन प्रोसीजर किस तरीके का होना चाहिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट है शुड नॉट बी एलर्जिक टू केमिकल हैंडल्ड, शुड बी पीरियडिकली चेक्ड फॉर साइटोटॉक्सिक और हार्मोनल एडवर्स इफेक्ट। जो भी लोग होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि वो किसी भी तरीके के जब केमिकल्स को हैंडल कर रहे हैं तो उससे वो एलर्जेटिक तो नहीं है, या फिर ये चेक किया जाता है कि किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी तरीके के साइटोटॉक्सिक या फिर हार्मोनल एडवर्स इफेक्ट तो नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर एम्प्लॉइंग, trained in personal hygiene, inform superior authorities when sick। और जो भी वर्कर्स होते हैं जब भी उनको जॉब में रखा जाता है तो सबसे पहले उनका पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और उसको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि उसको पर्सनल हाइजीनिक को कैसे मेंटेन करके रखना है। मतलब अपनी साफ सफाई उसको खुद से किस तरीके से करनी है। और अगर वो किसी भी रीज़न से बीमार हो जाता है तो जब वो छुट्टी ले तो वो अपनी हायर अथॉरिटीज़ को पहले इन्फॉर्म करें। मतलब जब भी वो सिक होगा तो उसे अपनी जॉब में नहीं आना है। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट contact should be avoided, change room procedure should be followed strictly। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसे सिकनेस हो गई है तो वो किसी भी दूसरे पर्सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। उसके लिए जो भी चेंज रूम्स होते हैं या रेस्ट रूम्स होते हैं उनको बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली फॉलो अप किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग आर नॉट परमिटेड प्लांट्स विच इफेक्ट द क्वालिटी ऑल्सो भी परमिटेड। मतलब कहीं पे भी जहाँ पे भी हमारा प्लांट है, जहाँ पे भी हम लोग ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी तरीके की स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग जो होगी वो परमिट नहीं की जाएगी। उसके लिए हमें अलग से रूम दिया जाएगा। ठीक है, बेसिकली किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग तो अलाउड नहीं होती है। ईटिंग के लिए क्या होता है हमें अलग से सेपरेट रूम दिया जाता है। तो प्लांट के अंदर हम लोग किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। इससे जो भी हमारी ड्रग्स हैं उनकी क्वालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एंड कंट्रोल्स। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है ऑल ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड बाय क्वालिफाइड स्टाफ अंडर सुपरविजन, लेबल्ड विद बैच नंबर, स्टेज ऑफ प्रोसेस। जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग है ड्रग्स या कॉस्मेटिक की, वो किसी भी क्वालिफाइड स्टाफ के सुपरविज़न में ही होनी चाहिए और उसमें प्रॉपर वे में लेबल्ड होना चाहिए, बैच नंबर मेंशन होना चाहिए और जो भी उसकी स्टेज ऑफ प्रोसेस है वो भी मेंशन होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है क्रॉस कंटामिनेशन शुड बी प्रिवेंटेड। जब भी हम लोग ड्रग्स या कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो किसी भी स्टेज में उसकी क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए, उससे हमें प्रिवेंट कराना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट AHU फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। हमारे पास इंडिपेंडेंट एयर हैंडलिंग यूनिट होनी चाहिए अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है लिफ्ट ओवर्स आर कम्प्लीटली रिमूव्ड आफ्टर प्रोडक्शन और क्लोजिंग आवर्स। जो भी हमारे पास लिफ्ट ओवर है वो कम्प्लीटली रिमूव होना चाहिए जब भी प्रोडक्शन एरिया है या फिर क्लोजिंग आवर्स हैं उस टाइम पे। लास्ट पॉइंट है पैकिंग मटेरियल शुड बी प्रॉपरली चेक्ड। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट को फिनिश स्टेज में बना लेते हैं और उसको जब
पैक्ड कर देते हैं, तो जो भी पैकिंग मटेरियल्स होते हैं उसको प्रॉपरली वे में चेक करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सैनिटेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसेस। जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसेस हैं उसमें सैनिटेशन या उसकी हाइजीनिक कंडीशंस को हमको कैसे मेंटेन करके रखना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस शुड बी डन रेगुलरली। जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसेस होती हैं जहाँ पे भी हम ड्रग्स या कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनकी क्लीनिंग या उनका मेंटेनेंस जो होता है वो रेगुलरली होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नो फेयर थ्रू नो स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स अदर देन मैन्युफैक्चर्ड इन ए प्रेमाइसेस। जिन प्रोडक्ट्स की हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है बस उन्हीं प्रोडक्ट्स को हमको प्रेमाइसेस में स्टोर करके रखना है और उन्हीं प्रोडक्ट की हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है। उसके अलावा किसी अदर तरीके के प्रोडक्ट्स को हमको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में नहीं स्टोर करना है। लास्ट पॉइंट है शुड बी वेल लिट। मतलब जब भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसेस में ड्रग्स या कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसके लिए हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट में लाइट सोर्स होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के अंदर फर्स्ट पॉइंट है रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल यू। जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे रॉ मटेरियल्स के कि हमने रॉ मटेरियल्स का कलेक्शन कहाँ से किया, ठीक है, वो सारे रिकॉर्ड्स हम शेड्यूल यू के अंडर मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इमीडिएट क्वारंटाइन स्टोर्ड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। जब भी हम लोग रॉ मटेरियल का कलेक्शन कर लेते हैं कहीं से, उसके बाद उसको प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस में उसको स्टोर करके अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड। जब भी रॉ मटेरियल को हम लोग कहीं से मंगाते हैं तो उसमें एक प्रिंसिपल हमको फॉलो करना पड़ता है जिसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जिस रॉ मटेरियल को हमने सबसे पहले मंगाया है उसको हमको सबसे पहले यूज़ करना है। तो इस प्रिंसिपल को हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं। तो उसे भी हमें मेंटेन करके या फॉलो करके रखना पड़ता है रॉ मटेरियल के केस में। रॉ मटेरियल में नेक्स्ट पॉइंट है डैमेज्ड और रिसीव्ड कंडीशन शुड बी नोटेड। जो भी रॉ मटेरियल हम कहीं से भी कलेक्ट करते हैं उसमें से अगर कोई भी पोर्शन डैमेज हो जाता है या कितना रॉ मटेरियल हमने रिसीव किया है उसकी जो कंडीशंस होती हैं उनको हमें नोट डाउन करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है अप्रूव्ड बाय क्यूसी शुड ओनली बी डिस्पेंस। जो भी रॉ मटेरियल होता है उसे क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू अप्रूव्ड करने के बाद ही हम फर्दर डिस्पेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेटेड स्टोरेज फॉर क्वारंटाइंड स्टोर्ड एंड रिजेक्टेड मटेरियल्स। जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं उसमें अगर कोई भी डैमेज मटेरियल है या रिजेक्टेड मटेरियल है जिसका यूज़ हमको नहीं करना है तो उसके स्टोरेज के लिए हमारे पास सेपरेटेड स्टोरेज रूम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विपमेंट्स। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है या मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसेस होती है जहाँ पे भी ड्रग्स या कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इक्विपमेंट्स किस तरीके के होने चाहिए इस पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपरली डिजाइंड प्लेस अकॉर्डिंग टू लेआउट मिनिमम रिस्क ऑफ एरर। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो प्रॉपरली डिज़ाइन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर ड्रग और पर्टिकुलर कॉस्मेटिक जो भी हम प्रिपेयर करने वाले हैं उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम यूज़ करेंगे और प्रॉपरली लेआउट के थ्रू ही हम उसको प्लेस करेंगे वन बाय वन एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो भी एरर के रिस्क होंगे वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वालिफाइड एंड वैलिडेट इक्विपमेंट्स। उसके बाद जब हम इक्विपमेंट्स को लेआउट के थ्रू इक्वली लगा देंगे तो हम उनको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने का मतलब होता है हम ये चेक करेंगे कि वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डू नॉट ऐड कंटामिनेंट्स शुड बी क्लीन्ड थ्रोली। जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें किसी भी तरीके के कंटामिनेटेड सब्सटेंस को हमको नहीं ऐड करना है और उसको हमको प्रॉपरली अमाउंट में या बार बार उसको हमको क्लीन करते रहना है। लास्ट पॉइंट है डिफेक्टिव आर सेपरेटेड एंड लेबल्ड। जो भी ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि डिफेक्टिव हो जाते हैं या जिनकी फंक्शनिंग जो होती है वो इम्प्रॉपर हो जाती है, उन इक्विपमेंट्स को हमको डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स करके लेबल करना पड़ेगा और उसको हमको सेपरेट आउट कर देना पड़ेगा अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जो नॉर्मल इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ हमको मिक्सिंग इसकी नहीं करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है लेबल एंड प्रिंटेड मैटर। जब हम लोग कोई भी ड्रग या कॉस्मेटिक बनाते हैं तो उसमें लेबल का क्या रोल होता है और लेबलिंग हमें कहाँ कहाँ पे करनी रहती है थ्रू आउट द प्रोसीजर, थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी कॉस्मेटिक और ड्रग।
लेबल्स शुड बी गिवन टू इंडिकेट द स्टेटस ऑफ प्रोसेस। जो भी लेबल्स होते हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि वो जो प्रोसेसिंग हो रही है मैन्युफैक्चरिंग की वो कहाँ पे हो रही है, मतलब कौन से वाले बैच में प्रोसेसिंग हो रही है, स्टेज 1 में प्रोसेसिंग हो रही है या स्टेज 2 में प्रोसेसिंग हो रही है। तो लेबलिंग जो होती है वो बेसिकली इंडिकेशन के लिए होती है। अवॉइड मिक्सअप लेबल्स शुड बी लीगबली प्रिंटेड डार्क कलर। और हमें लेबल्स को इस तरीके से मैच कराना चाहिए कि उनकी मिक्सिंग ना हो जाए, मतलब हमें लेबल्स को अलग अलग कलर्ड में वो करना चाहिए ताकि जो भी है लेबल्स की मिक्सिंग ना हो पाए। ठीक है। बिफोर डिस्पैच क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट शुड इंश्योर ऑफ प्रॉपर लेबलिंग एंड चेक्ड फॉर इंसेक्ट लीफलेट प्लेस्ड। अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में डिस्पैच करते हैं, उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रॉपर ड्रग या कॉस्मेटिक में लेबलिंग हुई है या नहीं, और उसमें अंदर लीफलेट प्रेजेंट है कि नहीं। लीफलेट एक ऐसा पार्ट होता है लेबल का कि उसमें उस प्रोडक्ट के बारे में डीप में डिस्क्रिप्शन मेंशन किया जाता है। ठीक है। तो लीफलेट बहुत सारे प्रोडक्ट्स में मेंशन की जाती है, तो वो मेंशन है या नहीं ये हम चेक करते हैं। एडिक्वेट नंबर ऑफ सैम्पल्स शुड बी कलेक्टेड। और हम एडिक्वेट नंबर ऑफ सैम्पल्स को कलेक्ट करेंगे अपने पास। रिकॉर्ड ऑफ रिसीव लेबल्स शुड बी मेंटेन्ड। जितने भी लेबल्स को हम रिसीव करेंगे उनका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए, उसको हम रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। अनयूज्ड कोड शुड बी डॉक्यूमेंटेड। और जो कोड्स ऐसे होंगे लेबल के जिनको हमने यूज़ नहीं किया है, ऐसे कोड्स को हम डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू मेंटेन करके रखेंगे कि इन्हें अभी हमने यूज़ नहीं किया। शेड्यूल एम के अंडर पार्ट 1 में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर प्रीमाइसेस एंड मटेरियल के अंडर कुछ पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है, जैसे कि जर्नल रिक्वायरमेंट्स, वेयर हाउसिंग एरिया, प्रोडक्शन एरिया, एंसिलरी एरिया, क्वालिटी कंट्रोल एरिया, पर्सनल्स, हेल्थ, क्लोथिंग एंड सैनिटेशन ऑफ वर्कर्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एंड कंट्रोल, sanitation in the manufacturing premises, raw material, equipments, documents and records, and labels and other printed materials। इतने सारे पॉइंट्स को हम लोग ने इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू डिस्कस किया है। रिमेनिंग पॉइंट्स को हम लोग नेक्स्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू डिस्कस करेंगे। ये जो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मैटर है वो इन रेफरेंस बुक से लिया गया है। थैंक यू सो मच।